हरिप्रसाद जी अपने कमरे में गुमसुम से बैठे हुए बिस्तर पर लेटी अपनी जीवन संगनी सरला जी को निहारते जा रहे हैं। सरला जी अपनी अस्थमा की बीमारी से बेहाल पड़ी है। बेबस तो स्वयं को हरिप्रसाद जी भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे। किसी बीमारी के कारण नहीं, बल्कि अपनों से ही सताए हुए अपनी डायबिटीज की बीमारी से तो उनकी लड़ाई चल रही थी, परंतु अपनों का सामना कैसे करे यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सोचने लगे कि इस उम्र में जब उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत है, वहाँ उन्हें अपनी बीमार पत्नी को देखभाल स्वयं ही करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव में उनका कोई अपना नहीं है। उनका एक ही बेटा रवि है, जो शादी के 10 साल के बाद उनकी गोद में आया था, और जब तक रवि बड़ा हुआ तब तक दोनों दंपत्ति काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। सरला जी और हरिप्रसाद जी अपने बेटे को सदा पलकों पर बिठाकर रखते थे। उसके मुंह खोलने की देर होती थी कि वह उसकी फरमाइश पूरी कर देते थे। रवि पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था। सरला जी ने अपने बेटे की पढ़ाई में दिन रात एक कर दी। रवि के सपने बहुत बड़े बड़े थे। हरिप्रसाद जी ने अपने बेटे के बड़े होने पर भी उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह अपनी शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता था। उसकी इस फरमाइश को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने गांव की ज़मीन, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और किराए के घर में आ गए। कुल मिलाकर अपने बेटे की परवरिश में ही उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हरिप्रसाद जी सोच रहे थे कि उनका मित्र उन्हें कितना समझाता था। कितनी बार उसने मुझसे कहा कि अपने लिए भी कुछ बचा कर रख लो, अभी सब कुछ लुटा दोगे तो बुढ़ापे में क्या रहेगा तेरे पास। लेकिन उन्होंने कभी अपने मित्र की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे और अपने दिए संस्कारों पर पूर्ण विश्वास था। जब भी उनका मित्र उन्हें समझाता था तो हरिप्रसाद जी सिर्फ एक ही बात कहते, मेरा बेटा मेरी असली पूंजी है, वह मेरा अभिमान है, मुझे कभी नहीं झुकने देगा। और बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना तो माता पिता का फ़र्ज होता है। जब हमारा बेटा पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा तो ऐसे ना जाने कितने घर हमारे लिए खरीद देगा। यह कहते हुए उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि अपने देश वापस लौटा। जब माता पिता ने उसकी शादी की बात चलाई तो उसने अपनी पसंद की लड़की नीलम के बारे में बताया, जो कि एक भारतीय थी और दोनों की कास्ट एक ही थी। वैसे स्कूल टाइम से ही वह जानता था। रवि के माता पिता ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से नीलम से करवा दी। रवि ने अपना परिवार बसा लिया। आज वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। अपनी कमाई से उसने एक अच्छा मकान भी खरीद लिया और वहीं अपने माँ बाप और पत्नी के साथ रहता था। लेकिन वह फिर से विदेश जाना चाहता था और वहीं रहकर अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहता था। अतीत की यादों में खोए हरिप्रसाद जी का ध्यान जब भंग हुआ तो बेटे बहू की बातचीत की आवाज़ सुनकर स्तंभ रह गए। रवि, वो एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ संस्था वालों ने मंदिर के बराबर में ही बूढ़े बुजुर्ग लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की हुई है। उसे एक वृद्ध आश्रम की तरह ही समझो। वहाँ तुम्हारे माँ बाबूजी आराम से रहेंगे, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी सहेली ने भी अपनी सास को वहीं पर छोड़ रखा है। वैसे भी हम इन लोगों को अपने साथ विदेश तो नहीं ले जा सकते, और किसी वृद्ध आश्रम में भेजेंगे तो वहाँ भी खर्चा देना पड़ता है। ऐसे में हमारे पास यही एक ऑप्शन है। फिर रवि बोला, ठीक है, हम कल सुबह ही इन्हें छोड़ आएंगे, और वैसे भी 7 दिन के बाद की तो हमारी फ़्लाइट है। उससे पहले हमें घर का फर्नीचर और बाकी का सारा सामान भी तो बेचना है। इस काम को करने के लिए भी तो हमें समय चाहिए। हरिप्रसाद जी बेटे बहू की सारी बातें दिल पर पत्थर रखकर सुनते ही जा रहे थे। यह बातें सुनकर उनका दिल बैठे जा रहा था। हालांकि नीलम एक अच्छी गृहिणी थी और घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन उसकी नज़रों में हर पल उसके बूढ़े सास ससुर खटकते रहते थे। उनके कारण वह हमेशा परेशान रहती थी और कहती, अभी कुछ ही समय तो हुआ है हमारी शादी को, अभी से मुझ पर पूरे घर का बोझ डाल दिया तुम लोगों ने। दिन रात सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। तुमसे शादी करके तो मेरी ज़िंदगी ही खराब हो गई। रवि उसे समझाने की कोशिश करता तो वो उस पर ही गुस्सा निकाल देती। तुम तो घर पर होते नहीं हो,
थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हारे बाबूजी को चाय चाहिए और तुम्हारी माँ को खास तौर पर घर का बना हुआ हल्का फुल्का भोजन। कभी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ, कभी दवाइयों का ध्यान रखो। मैं तो तंग आ गई हूँ इस ज़िंदगी से। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाबूजी की नौकरानी बनकर आई हूँ। पत्नी की रोज़ रोज़ की चिक चिक से रवि खुद भी परेशान हो चुका था। एक दिन जब नीलम के मायके में शादी थी और उसे अपने पति रवि के साथ वहाँ जाना था, नीलम ने बड़े उत्साह से अपनी ड्रेस खरीदी और शादी में जाने की तैयारी की। लेकिन शादी वाले दिन जैसे ही नीलम ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर घर आई तो देखा रवि घर पर नहीं था। अचानक से सरला जी की हालत ज़्यादा खराब हो गई थी। रवि अपनी मां को डॉक्टर के पास लेकर चला गया था। जब हरिप्रसाद जी ने यह बात बताई तो नीलम का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। रवि जब अपनी मां को घर लेकर आया तो नीलम उस पर भड़कने लगी। रवि, यह सब क्या ड्रामा है? तुम्हें पता है ना, मुझे अपने मायके में शादी में जाना था और तुम वहाँ डॉक्टर के पास अपनी माँ को लेकर पड़े थे। नीलम, माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। हम लोग तो शादी में थोड़ा देर से चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रवि ने कहा तो नीलम और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। मेरे मायके में शादी है इसलिए तुम्हें कोई उत्साह नहीं है? मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई तुमसे शादी करके। अब मुझे नहीं जाना। तुम्हें मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ही सब कुछ है। कहकर नीलम ने दरवाज़ा बंद कर लिया। रवि उसे मनाने की कोशिश करने लगा लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। उसने रवि के सामने शर्त रखी कि वो यहाँ से सब कुछ बेचकर विदेश में रहे, नहीं तो वह अपने मायके चली जाएगी। पत्नी के कहने पर उसने विदेश जाने का फैसला कर लिया और जॉब के लिए उसने विदेश में अप्लाई भी कर दिया। एक दिन हमेशा की तरह रवि अपने ऑफिस चला गया और जब मेल पर आया मैसेज चेक किया तो उसकी आंखों में चमक आ गई और खुशी से झूम उठा। नीलम, मेरी विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। कंपनी वाले बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं। अब हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। फ़ोन पर बात करते हुए रवि ने नीलम को खुशखबरी दी तो नीलम का चेहरा खिल उठा। वह यह सोचकर खुश थी कि अब उसे अपने सास ससुर की सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी। अब वह अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जिएगी और जैसा चाहेगी वैसा करेगी। शाम के समय रवि अपनी नौकरी लगने की खुशी में मिठाई का डिब्बा लेकर आया। जैसे ही अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया तो देखा कि पिताजी कमरे में नहीं थे, शायद बाथरूम में गए थे और उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी और धीरे से उठकर अपने पास रखे बोतल में से गिलास में पानी डालने लगी। थोड़ा पानी उनके गले में गया और बाकी का पानी कपड़ों को भिगो गया। रवि जानता था कि उसकी माँ की उम्र अधिक होने के कारण उसके हाथ पानी पीते वक्त कांप जाते थे। यह देखकर रवि बोला, माँ, इतनी खांसी आ रही थी तो नीलम से गर्म पानी मांग लिया होता। सरला जी मन ही मन सोचने लगी कि पहले ही उसका पारा हम लोगों पर चढ़ा रहता है, अब अगर गर्म पानी भी मांग लेती तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाती। लेकिन बेटा बहू में झगड़ा ना हो, यह सोचकर सरला जी चुप रह गई। पीछे से हरिप्रसाद जी भी कमरे में आ गए। रवि के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर बोले, बेटा, ये मिठाई का डिब्बा किस खुशी में? तब तक नीलम भी वहां आ गई। रवि कुछ बोलता उससे पहले ही नीलम बोल पड़ी, बाबूजी, आपके बेटे की विदेश में बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। इन्हें विदेश से कॉल आई है। बेटे की तरक्की देखकर हरिप्रसाद जी और सरला जी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। रवि बोला, बाबूजी, मेरी और नीलम की 1 हफ्ते बाद की फ़्लाइट है। हम यहाँ से सब कुछ बेचकर 1 हफ्ते बाद विदेश चले जाएंगे। बेटे की बातें सुनकर हरिप्रसाद जी और सरला जी को बहुत जोरों का झटका लगा। उनके चेहरे पर जो खुशी आई थी, एक ही पल में उनकी वो खुशी आंसुओं में बदल गई। उनका मन कर रहा था कि दोनों दंपत्ति एक दूसरे के गले लगकर चीख चीख कर रोए, लेकिन वह अपने बेटे के रंग में भंग नहीं डालना चाहते थे। हरिप्रसाद जी अपने आंसुओं को छुपाते हुए बेटे से बोले, बेटा, अगर विदेश तुम दोनों ही जाना है तो घर बेचने की क्या ज़रूरत है? बाबूजी, विदेश में रहने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए। वहाँ जाकर हमें अपना मकान भी खरीदना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मकान खरीद सकूं। इसलिए हमने सोचा है इस घर को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग वहाँ विदेश में मकान खरीद लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। यहीं पास में एक मंदिर है, उसके पास मैंने आपका रहने का इंतजाम कर दिया है। वहाँ आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर बेटा और बहू अपने कमरे में चले गए।
बेटे बहू जाने के बाद सरला जी हरिप्रसाद जी के कंधे पर सर रखकर रोते हुए बोली, विश्वास नहीं हो रहा कि जिस बेटे के लिए हमने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, अपनी ज़मीन अपना घर तक बेच दिया, आज वही बेटा हमें घर से बेघर कर रहा है। हरिप्रसाद जी पत्नी के आंसुओं को पोंछते हुए बोले, सरला यह कलयुग है। यहाँ बच्चों को अपने माँ बाप से या उनकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब होता है। इधर हरिप्रसाद जी और सरला जी के दुख की आज कोई सीमा न थी और उधर बेटे बहू ने विदेश जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। सारी पैकिंग होने के बाद बारी जब घर का सामान बेचने की आई तो नीलम अपनी सास से बोली, माँ जी यह आपने घर में कितना कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है, इतना सामान बेचने में तो बहुत समय लगेगा। यह सुनकर सरला जी बोली, बहू यह कबाड़ नहीं है, यह मेरे इतने सालों की गृहस्थी का सामान है। इस घर की एक एक चीज़ मैंने बहुत चाव से खरीदी थी और संजोकर रखी थी, जिसके साथ आज भी मेरी यादें जुड़ी है। माँ जी आप कुछ भी कहिए, लेकिन यह सामान तो मुझे बेचना ही होगा। ऐसा कहकर नीलम पुरानी रखी सभी चीज़ों को एक कोने में पटकने लगी। उधर रवि ने भी प्रॉपर्टी डीलर से बात करके मकान बेचने की बात कर ली और 2 दिन बाद ही उसे एक अच्छा खरीदार भी मिल गया। रवि ने अपने माँ बाबूजी को भैरव बाबा के उस मंदिर के पास छोड़कर आने की पूरी तैयारी कर ली और नीलम ने उनका सारा सामान पैक कर दिया। जाते समय सरला जी दिल में दर्द और पीड़ा लिए अपने घर को निहारती जा रही थी, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। उधर हरिप्रसाद जी जिन्हें अपने बेटे पर बहुत गुरूर था, आज उनका गुरूर उनके आंसुओं में बहकर निकल गया। ऐसी उम्मीद तो उन्होंने अपने बेटे से कभी नहीं की थी। बेटे ने अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया। क्या बुढ़ापा आने पर इंसान बेकार हो जाता है? जब वह काम करने के काबिल ना रहे तो उसे कहीं भी कैसे भी पटक दो, चाहे वह घर का एक खाली कोना हो या वृद्धाश्रम, सड़क या मंदिर। ऐसा क्यों? गाड़ी में बैठे सरला जी और हरिप्रसाद जी ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामे हुए था। सरला जी अपने पति के झुर्री से भरे चेहरे की ओर देख रही थी। हरिप्रसाद जी पत्नी के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनके मन में चलती उथल पुथल और उनके सिसकते हृदय की आवाज़ को सरला जी सुन पा रही थी। इतने में ही उनके विचार श्रृंखला को भंग करते हुए रवि ने आवाज़ दी, माँ बाबूजी आपके रहने का ठिकाना आ गया है। बहू ने जल्दी से गाड़ी से उतरकर अपने सास ससुर का सामान निकाला और भैरव बाबा के उस बड़े से मंदिर के पास छोड़कर आ गए। घर लौटकर जब रवि मकान बेचने के लिए अपनी अलमारी से कागजात निकालने लगा, तभी वहां बाबूजी के कमरे से नीलम की आवाज़ आई, अरे सुनिए तो, घर का सारा सामान तो मैंने एक कोने में लगा दिया है, बस तुम्हारे माँ बाबूजी की अलमारी रह गई है, इसका क्या करना है? नीलम इस अलमारी को माँ बाबूजी ने मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाने दिया था। अरे अब क्या तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ बैठे हैं जो तुम्हें हाथ लगाने से मना करेंगे? और वैसे भी हमें जाने से पहले सब कुछ बेचना भी तो है। खोल कर तो देखो, क्या पता इसमें कोई कीमती चीज़ हो, लेकिन इसमें तो ताला लगा है। रवि ने बहुत कोशिश करने के बाद जैसे तैसे अलमारी का ताला खोला। खोलकर जैसे ही अंदर देखा तो वह देखता ही रह गया। अपने माता पिता के साथ उसके बीते हुए बचपन का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसके बचपन के हर एक खिलौने को उसके माँ बाबूजी ने अलमारी में संभाल कर रखा हुआ था, जिन्हें खरीदने के लिए उसकी माँ रात रात भर सिलाई पर कपड़े सिलती थी और उसके बाबूजी ओवर टाइम करते थे। यह सब देखकर रवि की आंखों में आंसू भर आए। रवि के छोटे छोटे बचपन के कपड़े उसकी माँ ने बड़े संभाल कर रखे हुए थे। फिर उसकी नज़र अलमारी के निचले हिस्से में एक पैकिंग हुए बॉक्स पर पड़ी। उसने कांपते हुए हाथों से उसे बाहर निकाला तो उसमें रवि द्वारा बचपन में बनाई गई एक तस्वीर थी, जिसमें उसने अपने माँ बाबूजी का हाथ थामे दिखाया था। देखते ही उसे वह पल याद आने लगा जब उसने अपने माँ बाबूजी से वादा किया था कि हमेशा तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बना रहूँगा, कभी तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज अपने किए कर्मों को याद करके वह शर्म के कारण अपने आप को जमीन में गड़ा हुआ पा रहा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा लगातार बहे जा रही थी। उस बॉक्स में और भी कागजात थे। जब उसने वह कागजात पढ़े तो पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ा।
उसे देखकर नीलम घबरा गई और उसके हाथ पांव मलने लगी। जब रवि को होश आया तो बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा था, माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, कहते हुए फूट फूट कर रोने लगा। नीलम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि रवि को हो क्या रहा है, लेकिन जब फर्श पर बिखरे वह कागजात नीलम ने पढ़े तो उसके भी हाथ पांव सुन हो गए। उन कागजात में लिखा था कि आज से 27 साल पहले हरिप्रसाद जी और सरला जी ने रवि को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। रवि चीख चीख कर रो रहा था। घर के हर एक कोने में उसकी चीख गूंज रही थी, मानो उसके सर पर आसमान गिर पड़ा हो। वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने अपने बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे में साथ छोड़ दिया, उन माँ बाप का जिन्होंने मेरी खुशियों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन की खुशियों को एक तरफ रख दिया। जीवन के इस पड़ाव में मैंने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। मैं तो खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए रवि ने अपने बैग से फ्लाइट की टिकट निकाली और उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। फिर उसने प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन लगाकर मकान बेचने की डील को कैंसिल करने के लिए कहा और बोला, जितना भी हर्जाना होगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब हमारा मकान नहीं बिकेगा। नीलम बड़ी हैरानी से पति की बातें सुनती जा रही थी। तभी रवि उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हें मेरे माँ बाबूजी के साथ रहना पसंद नहीं है तो तुम जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं अपने माँ बाबूजी को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए रवि अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया और नीलम आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।